तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। किडनी के स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है किडनी के फंक्शंस। अब किडनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, वन बाय वन वो बताता हूँ। पहले तो उनका जस्ट ओवरव्यू बताता हूँ कि किडनी क्या क्या काम करती है। तो किडनी के फंक्शंस क्या होंगे। एक फंक्शन तो सबको पता है ना कि इसने यूरिन प्रोड्यूस करवाना। अब यूरिन क्या मतलब यूरिन का क्या काम होगा, कि कैसे यूरिन प्रोडक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो होता है ना कि ये आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स एलिमिनेट करती है ना, आपके जो यूरिन है। तो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना मतलब एक्सक्रीटरी फंक्शन होगा, एक्सक्रीटरी फंक्शन होगा। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन तो है, इसके अलावा ये आपके बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब साल्ट्स का बैलेंस रखती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब रेगुलेटरी फंक्शन का परफॉर्म करेगी, रेगुलेशन। अब इसके अलावा किडनी जो है आपके एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है। इनकी डिटेल अभी मैं बताता हूँ। मतलब एंडोक्राइन ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। किडनी भी जिस तरह आपका पिट्यूटरी है वो भी कुछ मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एंडोक्राइन के तौर पे भी आपका जो किडनी है वो काम करती है। अब एंडोक्राइन के बाद आ जाता है कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी काम, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करवा रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी किडनी आपकी बॉडी से एलिमिनेट करती है। तो मेनली जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन में जो एक्सक्रीट आउट होते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं आपके क्रेटिनिन और आपका यूरिया। ये तो सबको पता होगा कि क्रेटिनिन और यूरिया आपकी बॉडी से जो किडनी है वो एलिमिनेट कर रही होती है। अब इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंटली याद रखना वो ये है कि क्रेटिनिन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि यूरिया का जो बैलेंस है किडनी ने तो मेंटेन करना होता है, लेकिन अब जो मेनली क्रेटिनिन वो अब आपको शो करेगी कि किडनी कैसे फंक्शन कर रही है। आप किडनी के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने चेक करना हो कि किडनी सही काम कर रही है तो उसके लिए आप क्रेटिनिन चेक करेंगे, यूरिया चेक नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स यूरिया का बैलेंस भी आपकी किडनी नहीं करना होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर यूरिया लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। वो क्या होंगे, आपके जो पेशेंट है उसने बहुत ज़्यादा हैवी मीट मतलब गोश्त बहुत ज़्यादा खाया है, गोश्त की वजह से अमाइनो एसिड एंड देन यूरिया प्रोडक्शन हुई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर यूरिया हावी हो जाता है। तो इन कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि आपकी किडनी सही काम नहीं करी, किडनी का फंक्शन लॉस हो गया। लेकिन अगर बॉडी के अंदर क्रेटिनिन का लेवल हाई हुआ है मतलब आपकी जो किडनी है वो एलिमिनेट नहीं कर रही क्रेटिनिन को। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट आउट करेंगी आपकी बॉडी से, टॉक्सिन्स और मेनली जो आपके ड्रग्स हैं, मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं वो ड्रग्स एलिमिनेट करती है। अब जो ड्रग्स होते हैं वो तो आपके लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर वो एक्ट करते हैं। मतलब अगर एंटीबायोटिक्स लिया या कोई भी ड्रग लिया है तो वो लिपिड सोल्यूबल होता है। अब लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं ड्रग्स वो तो किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, तो उन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए आपका लीवर काम करता है। लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो जो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन वो सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी से थ्रू द किडनी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एक्सक्रीशन में मेनली आपने याद रखना टॉक्सिन्स और ड्रग्स और क्रेटिनिन और यूरिया और क्रेटिनिन मेनली आपको बताएगा कि आपकी किडनी सही फंक्शन एक्सक्रीटिव फंक्शन परफॉर्म सही कर रही है या नहीं। एक्सक्रीटिव फंक्शन के बाद आ जाता है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या आएगा, रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर किडनी जो है आपकी बॉडी से जो वाटर है ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन जो होता है वो ज़्यादातर क्वांटिटी अगर तो डाइल्यूट है तो वाटर है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तब भी उसमें वाटर होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एक तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाता है आपका सोडियम आ जाता है, सोडियम, पोटेशियम, मेनली पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड
बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। अब आपको इनकी क्वांटिटीज़ भी याद होनी चाहिए। जिस तरह आपने याद रखना है क्रेटिनिन का लेवल याद रखना है, ऐसे ही आपने याद रखना है कि यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं और कितनी इनकी क्वांटिटी होती है। नॉर्मल क्वांटिटीज़ आपको बता रहा हूँ, तो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर सोडियम होता है। पोटेशियम का मेनली जो याद रखना है पोटेशियम है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर पोटेशियम का लेवल हाई हुआ या ड्रॉप हुआ तो दोनों डेंजरस है फॉर द पेशेंट। तो पोटेशियम का लेवल होगा 3.5 टू 5.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। सबका जो यूनिट होगा मिली इक्वलेंट पर लीटर है। तो क्लोराइड का लेवल होगा बॉडी के अंदर 100 मिली इक्वलेंट पर लीटर। कैल्शियम का होगा 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर एंड बाइकार्बोनेट का होगा 22 टू 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी बॉडी के अंदर, जिनको मेंटेन करना आपकी किडनी का काम है। अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके जो किडनी का फंक्शन टेस्ट करना होता है, वो आपने रेनल फंक्शन टेस्ट करना होता है। तो उसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी की वजह से तो ये चीज़ें हाई नहीं हो रही, क्योंकि आप डाइट भी यूज़ करते हैं। क्योंकि आपकी डाइट के अंदर जैसे अगर आप बनाना यूज़ करते हैं, बनाना जो केला होता है, केले के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम होती है। पोटेशियम अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगी तो ये 3.5 या 5.5 से तो अबव हो जाना चाहिए, लेकिन इसको इस रेंज के अंदर मेंटेन करके रखना आपकी किडनी का काम है। सोडियम और पोटेशियम मेनली याद रख लेना एंड कैल्शियम। जो बाइकार्बोनेट्स हैं इनका रिस्पिरेटरी फंक्शन, जब आपको मतलब जब इनके फंक्शंस के पैथोलॉजी के बारे में आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इनकी जो है ना नॉर्मल वैल्यूज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखने हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट में वाटर एंड एसिड एंड बेस। बेस में मेनली तो जो बाइकार्बोनेट और बेस है, लेकिन अब एसिड के अंदर मतलब प्रोटॉन्स का लेवल और बाइकार्बोनेट का लेवल, इन दोनों का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना होता है। कुछ एरियाज़ में आपको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ एरियाज़ में आपको बाइकार्बोनेट चाहिए, क्योंकि खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में आ जाएगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस। इसके बाद आपको एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शंस क्या होंगे? हार्मोन की प्रोडक्शन। अब किडनी भी आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। एंडोक्राइन के अंदर मतलब ये कैसे काम करेगी? ये आपको हार्मोन्स, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑलमोस्ट आपके बॉडी के ज़्यादा सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का बस ये याद रख लेना कि ये डायलेशन कॉज करेगा, बस। अब इसके अलावा जो किडनी मेनली जो इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर, वो है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। वो भी आपको सेपरेटली डिस्कस, मैं आपको जो टोटल डिटेल में बताऊंगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो आपने इतना याद रखना कि रेनिन की प्रोडक्शन, रेनिन दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा रेनिन आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, आपका बीपी हाई होगा, मतलब रेनिन हाई होगा तो आपकी बॉडी के अंदर बीपी भी हाई होगा। इसके अलावा आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगा। एरिथ्रोपोइटिन मतलब आपकी बॉडी एक जो आपका किडनी जो है, एक तो वेजोडाइलेशन कॉज कर रही है, दूसरा वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रही है, थर्डली आपकी बॉडी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर रही है, एरिथ्रोपोइटिन सक्रीट कर रही है। एरिथ्रोपोइटिन का क्या काम होगा? ये आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज प्रोड्यूस करवाती है। आरबीसी कैसे प्रोड्यूस होगी? लाइक आपकी किडनी को कैसे पता चलेगा कि ये अब एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करना है? आपके जब आप हिली एरियाज़ में जाते हैं, माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ेगी, आपकी किडनी की तरफ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी कम होगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो आपके किडनी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं आप जो आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, उनमें आपके मतलब आपके नेफ्रॉन के सराउंड लाइक आपके ये आपका सपोज एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पास यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी। कैपिलरीज के अंदर ये एंडोथीलियल सेल्स है। एंडोथीलियल सेल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर
एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। जब तक ऑक्सीजन इनके ऊपर लगी होगी तब तक ये सेल्स जो हैं ये इनहिबिटेड रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती तभी ये मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये अंदर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। सिग्नल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक जीन बनेगी। अब ये जीन बनेगी, जीन जाके आपके स्टेम सेल से आरबीसीज के प्रोडक्शन आपके एरिथ्रोपोइटिन बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन से आपके आरबीसीज बनेंगे। स्टेम सेल से एरिथ्रोपोइटिन बनना शुरू होगा और देन आरबीसीज बनेगा। और ये याद रखना कि एरिथ्रोपोइटिन जो है एक हफ्ते के अंदर आरबीसीज बना देता है। लाइक अगर आप एक्सोजीनस जो अभी इंजेक्शन मौजूद है, तो अगर एक्सोजीनस एरिथ्रोपोइटिन देते हैं तो उसकी वजह से एक हफ्ता मिनिममली 1 वीक रिक्वायर्ड है फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये एंडोक्राइन फंक्शंस होंगे। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा जो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, एरिथ्रोपोइटिन होगा। अब लास्ट में आपका आ जाता है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म कॉज कर रहा है ना, कोई चीज़ तोड़ रहा है या तो बना रहा है। आपको पता होगा कि आपके सनलाइट की मौजूदगी में आपके बॉडी के सेल्स जो हैं क्या करते हैं, विटामिन डी बनाते हैं। इतना तो सुना होगा विटामिन डी अब कैसे बनता है और किसके अंदर, किडनी का क्या काम है। आपकी बॉडी के अंदर जो है यहाँ तक प्रोसेस है ना, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करना। 25 अल्फा कोलिक 25 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ये आपका जो है विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी के अंदर ये कन्वर्ट होगा विटामिन डी के अंदर, जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल डाईहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, वो है आपका अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज। अब ये एंजाइम आपके किडनी में मौजूद होता है, किडनी के पीसीटी पार्ट से। पीसीटी पार्ट मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स जो होंगे वहाँ से प्रोड्यूस होगा और आपकी जो 25 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल है उसको 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है, जो कि विटामिन D3 है, मतलब जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन में आ जाएगा कि आपकी बॉडी की, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ आप ऐसे याद रख लो, या फिर अगर आप ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर लो, ये आपको आना चाहिए। तो ये आपका था किडनी का फंक्शंस। अब किडनी का ब्लड फ्लो, किडनी को कितना ब्लड फ्लो होता है और उसके बाद जीएफआर मतलब आपका जो यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा, वो आपको थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। नॉर्मली वन कार्डिक आउटपुट मतलब कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि उसके अंदर हार्ट रेट होती है और हार्ट रेट प्लस आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, सपोज ऑन एन एवरेज 70 होता है और ऑन एन एवरेज इन 1 मिनट हार्ट रेट जो होगी वो 72 होती है। तो इनको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, 72 और 00 एंड ये राउंड अबाउट 5 ऑन एन एवरेज, बस ऐसे याद रख लें कि 500 ml जो है एक मिनट के अंदर 1 कार्डिक आउटपुट होगी इन 1 मिनट। तो 500 ml मतलब 5 लीटर जो आपकी इन 1 मिनट इतना ब्लड जो है आपकी जो है इन कार्डिक मतलब एक हार्ट बीट के अंदर इतना ब्लड सप्लाई होगा। अब इसका जो है इसमें से 1 लीटर मतलब 20%, 1 लीटर जो होगा इसमें से 1 लीटर इसका 20% इस ब्लड का, मतलब आपकी सर्कुलेशन के अंदर टोटल अगर सपोज कर लें 1 हार्ट बीट के अंदर वन कार्डिक आउटपुट में आपका 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर में से 1 लीटर मतलब 1 लीटर जो ब्लड होगा ये आपका सप्लाई होगा एक आपकी किडनी को। अब किडनी की तरफ 1 लीटर ब्लड गया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml है। 1000 ml में से जो है आपका राउंड अबाउट 600 ml जो ब्लड है ये आपकी 600 ml आपका
600 में से ऑन एवरेज, वेट अ मिनट, ठीक है। तो आपका किडनी की तरफ जो आपकी सर्कुलेशन से, सपोज आपको बता देता हूँ कि सपोज ये आपकी सर्कुलेशन है, आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन है, इसमें टोटल सर्कुलेट होने वाला ब्लड है 5 लीटर। 5 लीटर में से अगर 1 लीटर जो आपकी किडनी का जो ब्लड सप्लाई है वो 1 लीटर है, किडनी को 1 लीटर सप्लाई होगा ब्लड, 1 लीटर जो ब्लड होगा उसका 60% कह लें आप, 60% कह लें आपका बनता है 600 ml बनता है, तो वो आपका RBCs होगा, RBCs होंगे, और 1 लीटर में से 400 जो है वो आपका प्लाज्मा है, सॉरी उल्टा हो गया, 400 आपका RBCs हैं और 600 आपका प्लाज्मा है, 600 आपका प्लाज्मा है उस 1 लीटर ब्लड के अंदर, 400 RBCs हैं और जो 600 है वो आपका प्लाज्मा है। अब जो RBCs होंगे वो फिल्टर नहीं होंगे ग्लोमेरुलर से, सपोज अगर यही सर्कुलेशन आपकी ले चलते हैं, आपकी ये मैंने एक ट्यूब्यूल बना दिया है, एफरेंट आर्टरियोल बना देते हैं, और ये आपका इफरेंट आर्टरियोल है, तो जो इस साइड पे ब्लड सप्लाई होगा ये 400 जो है ऐसे ही RBCs पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जो 600 ml है ये जो आपका होगा ब्लड, ये ग्लोमेरुलर से आपके नेफ्रॉन में ट्रांसफ़र होगा, नेफ्रॉन की तरफ ट्रांसफ़र होगा 600 ml। 600 ml जो है आपका प्लाज्मा जो है वो आपकी किडनी को, जब आपका ब्लड का 1 लीटर ब्लड का 60 ml जो प्लाज्मा है वो ही सिर्फ फ़िल्टर आउट होगा, मतलब आपकी 1 कार्डियक आउटपुट के अंदर 600 ml आपको किडनी को सप्लाई होगा। अब किडनी से फर्दर आपको डिटेल में बताता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपके सर्कुलेशन में 1 लीटर ब्लड है, 1 लीटर में या 1000 ml कर लेते हैं, इजी रहेगा। 1000 ml में से 400 जो है आपका RBCs हैं, 400 RBCs हैं, और 600 जो हैं 600 आपका प्लाज्मा है, 600 प्लाज्मा है। RBC जो है ऐसे ही आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऐसे ट्रैवल आउट हो जाएंगे टू द इफरेंट आर्टरियोल्स, अगर ये सपोज इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इफरेंट आर्टरियोल्स में ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन ये सपोज ग्लोमेरुलस बना लिया आपका, ये उसके पेरिट्यूबुलर, ये आपका बोमन कैप्सूल आ गया, ये बोमन कैप्सूल है, एंड देन ये आपका PCT पार्ट बना लेते हैं, इस PCT सपोज ये PCT है आपका, एंड PCT आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले एंड देन अ थिक लूप ऑफ एनुले में कन्वर्ट होता है, थिक लूप ऑफ एनुले, एंड देन उसका आपके बाद DCT, ये DCT सपोज ये आपका थिक लूप ऑफ एनुले है, और ये आपका सॉरी ये थिन लूप ऑफ एनुले, ये थिक मतलब असेंडिंग, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले है, जो थिन होता है ये असेंडिंग लूप ऑफ एनुले है जो थिक होता है, और ये आपका DCT है, DCT। इनका 1 बाय 1 मैं फंक्शन सेपरेटली बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अभी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन में क्या होगा, आपका 600 प्लाज्मा ये आ गया, 600 प्लाज्मा यहाँ से फ़िल्टर आउट होगा फ्रॉम ग्लोमेरुलस से, आपका आ जाएगा इसके अंदर PCT पार्ट में, लेकिन ये 600 का 600 आपके किडनी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस 600 का 20%, सिर्फ 20% आपका जो है ट्रांसफ़र होगा किधर, आपके PCT पार्ट में। 600 का आ जाएगा 20%, 120 ml 120 ml आपका प्लाज्मा आ गया है PCT के अंदर। अब PCT में ब्लड आ गया, सॉरी अब प्लाज्मा आ गया, फ़िल्टर आउट हो गया PCT से, इस 120 का 60% या 60%, सपोज करते हैं इसको 120 नहीं करते, इसको 100 ml कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए, इसका 100 ml कर लेते हैं। इस 100 ml को जब ट्रैवल होगा PCT से, तो यहाँ से इसका 60%
60% या 60 ml कह लें, 60 ml ये PCT पार्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब 60 ml यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया, 40 ml रह गया, 40 ml में से भी अब ये ट्रैवल होगा नीचे, तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले यहाँ से भी 15% या 15 ml यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया 60, 75। अब 75 यहाँ से अब्जॉर्ब हो गया है, एंड देन जो आपका थिक या असेंडिंग लूप ऑफ एनले ये परमिएबल नहीं होता, यहाँ से कुछ भी जो है अब्जॉर्ब नहीं होगा। लाइक यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होंगे, लेकिन यहाँ से जो प्लाज्मा है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। तो आपका पीसीटी पार्ट जो पीसीटी के बाद ये डीसीटी में आ जाएगा। डीसीटी से भी आपका 15% 15 यहाँ से 60 70 या यहाँ से 60 नहीं, यहाँ से 65% यहाँ से अब्जॉर्ब होगा। 65 ये अब्जॉर्ब होगा, 65 70 और 80 यहाँ से 80 ml यहाँ से अब्जॉर्ब होगा। देन 15% DCT से अब्जॉर्ब होगा। 80 90 95 ml ब्लड आपका अब्जॉर्ब हो चुका है DCT पार्ट तक। अब DCT पार्ट के बाद आपका आ जाता है आपका ट्यूबुलर सिस्टम। तो ये मतलब आपका कलेक्टिंग डक्ट से भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होते हैं। लाइक आपका 5% 80 90 95 जो 5% बचा है, 5% में से 2 to 3 और 4 लाइक आप कह लो 2 to 4% जो है 4 ml जो है प्लाज्मा यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से, और रिमेनिंग जो आपका आएगा वो 1 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 1 ml ब्लड यूरिन आपका प्रोड्यूस होगा। जो टोटल प्लाज्मा है, जो 99% प्लाज्मा है, इन 1 मिनट एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन 1 मिनट आपके किडनी के अंदर 100 ml ब्लड प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा में से 65% PCT, देन 15% लूप ऑफ एनुले से मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले से अब्जॉर्ब होगा, और 15% DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अब्जॉर्ब होगा। 2 to 4% आपका अब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से, एंड देन आपका 1 ml यूरिन प्रोड्यूस होगा। जो 1% प्लाज्मा है या एलिमिनेट होने वाला जिसको हम यूरिन कहेंगे, 1 ml यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 1 ml प्रोड्यूस होता है। तो आपके पूरे दिन के अंदर कितना अब्जॉर्ब होगा? आपके दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 60 एंड 4 0 ऑलमोस्ट 144 मतलब 1440 मिनट बनते हैं आपके पूरे दिन के अंदर। अब 1440 मिनट है, इतना ही अगर 1 मिनट के अंदर 1 ml प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना ही आपका अराउंड अबाउट ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है इन 1 डे। तो 24 घंटों के अंदर आपका 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है, जो नॉर्मल वैल्यू है। अब नॉर्मल रेंज क्या होगी यूरिन की आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने की या यूरिन प्रोडक्शन की, एलिमिनेशन की? तो ऑन एन एवरेज मिनिमम जो वैल्यू है वो 500 ml है, और जो मैक्सिमम है वो 3.5 लीटर है, मतलब 3500 ml। ये कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने मतलब स्टोर करने की, रिटेन करने की आपकी ब्लैडर की, कि इतनी यहाँ तक वो रिटेन कर सकता है। और मिनिममली भी 500 ml जो है आपकी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए इन 24 आवर्स। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी क्यों है। अगर आपका 500 ml से कम बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? 3.5 लीटर मतलब 3.5 लीटर से ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा है, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? अगर ऑन एन एवरेज 1 लीटर प्रोडक्शन हो रही है यूरिन के, तो उसके अंदर 1 लीटर यूरिन है, तो इसके अंदर आपकी बॉडी से 1.2 लीटर जो मेटाबॉलिक वेस्ट
आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं। मतलब अगर रिड्यूस हो जाए मिनिममली 500 तक, 500 ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मिनिममली भी जो आपकी बॉडी से कम से कम एक दिन में एलिमिनेट होना चाहिए वो 600 ml, 600 आपके ml मेटाबोलाइट्स आपके 500 ml यूरिन के अंदर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर 500 ml से कम प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, तो ऑफ कोर्स ये जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो भी तो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे और वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। मेनली उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अगर आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे तो आपके पूरे सिस्टम को वो डैमेज करना शुरू कर देगी। लाइक वो आपके लिवर का डैमेज करेगा। जो एरिया जहाँ ये एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट डैमेज कॉज करेंगी। तो अगर तो 500 ml से कम हो गया तब भी डेंजरस है, और अगर 3.5 से ज़्यादा होगा, एक तो आपकी बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी पेशेंट को, डिहाइड्रेशन होगी। सेकेंडली आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लैडर है उसमें 3.5 लीटर कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 3.5 लीटर स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर वो हर टाइम ही फुल रहे, बहुत मतलब हर वक्त ही इतना भी अगर रहे तो हर वक्त पेशेंट को अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिस तरह की आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आएंगे वो होंगे। सेकेंडली रात के वक्त जब पेशेंट सोया होगा तो इतना ज़्यादा यूरिन एक्यूमुलेट होगा तो उसको तो बार बार उठ के जाके यूरिन पास आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। तो सेकेंड डिहाइड्रेशन होगी। तो इस रेंज के अंदर आपको यूरिन प्रोडक्शन होती है नॉर्मली। तो आपके फिजियोलॉजी में आपके जो किडनी का स्ट्रक्चर एंड देन उसका फंक्शन में उसके फंक्शंस बता दिए हैं, और आपके पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है 5 लीटर ब्लड में से 1 लीटर आपका किडनी को ब्लड फ्लो होता है सप्लाई इन 1 मिनट। 1 लीटर सप्लाई होता है, और 1 लीटर में से 600 जो है प्लाज्मा होता है वो सप्लाई होता है। और उसमें से भी जो फ़िल्टर आउट होता है, फ़िल्ट्रेशन की बात करें तो फ़िल्टर आउट होने वाला जो ग्लोमेरुलर से पास आउट होता है वो होता है उसका 20%, मतलब 120 ml 6 प्लाज्मा जो है फ़िल्टर आउट होता है। 120 ml ऑन एन एवरेज आपकी किडनी जो है नेफ्रॉन को सप्लाई करती है फिल्ट्रेट्स। और 120 में से आपका 65% पीसीटी में से, देन उसका 65% पीसीटी, 15% आपका लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, थिन लूप ऑफ एनले, और 15% डीसीटी, एंड देन 2 to 4% आपका अब्जॉर्ब होगा जो ट्यूबुलर सिस्टम है, मतलब आपका कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से अब्जॉर्ब होगा बिफोर एलिमिनेशन नॉर्मली। मतलब आपकी बॉडी से इन 1 मिनट 1 ml जो आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है जो आपके ब्लैडर में स्टोर होता है इन 1 मिनट। और नॉर्मल रेंज है प्रोडक्शन की डेली बेसिस में 24 घंटों के अंदर 500 to 3.5 लीटर। और जो नॉर्मल ऑन एन एवरेज आइडियल जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो 1440 ml प्रोड्यूस होना चाहिए इन 24 आवर्स। तो ये आपकी फिजियोलॉजी है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से, किसी भी इसके सर्कुलेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर की डिटेल्स जितनी मैंने आपको बता दिया है डेट्स इनफ फॉर। इसके अलावा आपका फंक्शंस हैं, फंक्शंस यही हैं, इनको डिटेल्स में जब इसकी पैथोलॉजी करेंगे मैं तब बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ काइंडली कमेंट कर दें। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।